प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है संज्ञा। हम संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे थे, जिसमें से हम जातिवाचक संज्ञा का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा का पहला भेद द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा होती क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है, वह संज्ञा जिससे द्रव व पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप द्रव व पदार्थ का नाम सुन करके आप सोचते होंगे कि द्रव व पदार्थ होते क्या हैं। तो पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, आपने विज्ञान में पढ़ रखा होगा। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थ वो होते हैं जो पिघलते नहीं हैं या पिघलने पर कुछ समय पश्चात वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, वो ठोस पदार्थ कहलाते हैं। द्रव पदार्थ वो होते हैं जिनका कोई आकार नहीं होता है, जिन्हें द्रव पदार्थों को जिस पात्र में डाला जाता है वो उसी का आकार ले लेते हैं, उन्हें द्रव पदार्थ कहते हैं। इनका कोई आकार नहीं होता है। जिस तरीके से दूध है, घी है, तेल है, ये सभी क्या है, द्रव पदार्थ है। और ठोस पदार्थ जैसे पत्थर, लोहा, कोयला, ये ठोस पदार्थ हैं। इनका आकार होता है या गर्म करने पर पिघल जाते हैं और कुछ समय पश्चात ये अपनी पूर्व अवस्था में बदल जाते हैं या पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, वो ठोस पदार्थ कहलाते हैं। तो वह संज्ञा जिससे द्रव व पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जैसे सोना, उदाहरणों में हम लेते हैं सोना, चांदी, चूना, कोयला, कांच, तेल, घी, दूध, पानी और कुछ अनाजों के नाम भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि कई प्रकार के हैं। अब यहाँ पर सोना, चांदी ये ठोस पदार्थ हैं, चूना ठोस पदार्थ है, कोयला यहाँ पर ठोस पदार्थ है, कांच यहाँ पर ठोस पदार्थ है, तेल, घी, दूध, पानी ये यहाँ पर द्रव पदार्थ हैं या तरल पदार्थ हैं। इनका कोई आकार नहीं होता है। तेल, घी, दूध, पानी, हम इनको जिस पात्र में रखेंगे ये उसी का आकार ले लेंगे, इसलिए इन्हें द्रव व तरल पदार्थ कहा जाता है। कुछ अनाजों के नाम भी इसी में आते हैं, गेहूँ, जौ, चना, मक्का आदि। इसी तरीके से हम जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद पढ़ेंगे, समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समूहवाचक संज्ञा होती क्या है, समूहवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, वह संज्ञा जिससे समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। यहाँ इस संज्ञा से समूह का बोध होता है। जैसे कक्षा एक समूह है, विद्यार्थियों का एक समूह है।
कक्षा में एक विद्यार्थी नहीं होता, एक विद्यार्थी की को हम कक्षा नहीं कह सकते हैं। इसमें अनेक विद्यार्थी होते हैं, उसे हम कक्षा कहते हैं। तो कक्षा यहाँ पर समूह का बोध हो रहा है, इसलिए कक्षा में समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से दल है। दल एक व्यक्ति का समूह जो होता है उसे हम दल नहीं कह सकते, इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उसे हम दल कहते हैं। इसी तरीके से सभा है। सभा भी एक प्रकार का समूह है, इसमें एक व्यक्ति को हम सभा नहीं कह सकते। सभा में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और बहुत सारे उन व्यक्तियों के समूह को हम सभा कहते हैं। इसी तरीके से परिवार है। परिवार में एक व्यक्ति नहीं होता है, परिवार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और उन बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को हम परिवार कहते हैं। इस तरीके से गुच्छा है। फलों का जो गुच्छा होता है या जो समूह होता है उसे हम गुच्छा कहते हैं। इसमें एक फल को हम समूह या गुच्छा नहीं कह सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे फल होते हैं, इसलिए फलों के समूह को हम गुच्छा कहते हैं। इसी तरीके से अगला शब्द है हमारे पास गिरोह। गिरोह हम गिरोह का मतलब होता है डाकू, डाकुओं का समूह। हम एक डाकू या चोर को हम समूह या गिरोह नहीं कह सकते। इसमें बहुत सारे चोर या डाकू होते हैं और उनके समूह को हम गिरोह कहते हैं। इसी तरीके से रेवड़ है। रेवड़ का मतलब होता है भेड़ बकरियों का समूह। हम एक भेड़ बकरी को हम रेवड़ नहीं कह सकते, हम उन्हें समूह में नहीं कह सकते। इसमें बहुत सारी भेड़ बकरियां होती हैं और बहुत सारी भेड़ बकरियों के उस समूह को हम रेवड़ कहते हैं। इसी तरीके से काफिला का या मतलब होता है ऊँटों का समूह। हम एक ऊँट को समूह या काफिला नहीं कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऊँट होते हैं और बहुत सारे ऊँटों के उस समूह को हम काफिला कहते हैं। इस प्रकार से हम कई अन्य उदाहरण दे सकते हैं। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि जातिवाचक संज्ञा के भेदों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा का तीसरा भेद, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है, भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है, वह संज्ञा जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध न होकर भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर आप भाव शब्द सुनकर ये सोचते होंगे कि भाव होते क्या है। तो भाव हमारे मन की वो दशा, हमारे मन की वो स्थिति होती है जिसमें हमारे मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, केवल उन्हें अनुभव कर सकते हैं। ऐसी जो विचार हैं, ऐसी जो मनोदशा या जो स्थिति है, जो हमारे मन में ऐसे विचार पैदा होते हैं, उनको हम भाव कहते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ आपको निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया है, जैसे कि यहाँ पर है लोभ। लोभ हमें दिखाई नहीं देता, हम देख नहीं सकते। लोभ जो है उसे हम केवल अनुभव या महसूस करते हैं। इसी तरीके से मोह है। मोह है हमें दिखाई नहीं देता है, हम इसे केवल अनुभव करते हैं। इसी तरीके से घृणा है। घृणा दिखाई नहीं देती है, केवल घृणा को हम अनुभव करते हैं। इसी तरीके से साहस। साहस का अर्थ है यहाँ पर हिम्मत। साहस हमें दिखाई नहीं देता है, केवल हम अनुभव करते हैं, एक भाव हमारे मन में पैदा होता है। इसी तरीके से प्रेम है। प्रेम दिखाई नहीं देता है, प्रेम को हम केवल अनुभव करते हैं। इसी तरीके से ईर्ष्या या घृणा। ईर्ष्या हमें दिखाई नहीं देती है, हम ईर्ष्या को
अनुभव करते हैं। ऐसे जो विचार होते हैं, ऐसी जो हमारे मन की स्थिति या मनोदशा होती है, जिसमें इस प्रकार के विचार पैदा होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल उन्हें अनुभव कर सकते हैं, ऐसे विचारों को हम भाव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। अब आप ये सोचते होंगे कि प्रत्यय होते क्या है, प्रत्यय होते क्या है। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो निम्न प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर है तप प्रत्यय, अपना में तप प्रत्यय जोड़ने से अपनत्व हो जाएगा। इसी तरीके से लघु शब्द में तप प्रत्यय जोड़ने से लघुत्व हो जाएगा। इसी तरीके से ये ताप प्रत्यय है। पशु में ताप प्रत्यय जोड़ने से पशुता हो जाएगा। मानव में ताप प्रत्यय जोड़ने से मानवता हो जाएगा। इसी तरीके से आस प्रत्यय है। मीठा में आस प्रत्यय जोड़ने से मिठास हो जाएगा और खट्टा में आस प्रत्यय जोड़ने से खटास हो जाएगा। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं आगे आपा प्रत्यय। बूढ़ा में आपा प्रत्यय जोड़ने से बुढ़ापा हो जाएगा। मोटा में आपा प्रत्यय जोड़ने से मोटापा हो जाएगा। इसी तरीके से ये है आन प्रत्यय। उड़ना में आन प्रत्यय जोड़ेंगे तो उड़ान हो जाएगा और चढ़ना में आन प्रत्यय जोड़ेंगे तो चढ़ान हो जाएगा। इसी तरीके से आई प्रत्यय है। लंबा में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो लंबाई हो जाएगा और चढ़ना में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो चढ़ाई हो जाएगा और पढ़ना में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ाई हो जाएगा। और मीठा में अब कुछ लोग अज्ञानता के कारण मिठाई को भाववाचक संज्ञा बनाते हैं इस प्रत्यय के कारण, लेकिन मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर मिठाई की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पर भाव का बोध नहीं हो रहा है। इसलिए हम मिठाई जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं आवट प्रत्यय। जैसे सजना में आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो सजावट हो जाएगा और लिखना में आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो लिखावट हो जाएगा। इसी तरीके से आहट प्रत्यय पढ़ते हैं। चिल्लाना में आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो चिल्लाहट हो जाएगा और घबराना में आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो घबराहट हो जाएगा और फड़फड़ाना में आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो फड़फड़ाहट हो जाएगा और झनझनाना में आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो झंझनाहट हो जाएगा। इसी तरीके से सुंदर में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो सौंदर्य हो जाएगा और मधुर में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो माधुर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ई प्रत्यय, गरीब में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो गरीबी हो जाएगा और अमीर में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो अमीरी हो जाएगा। इसी तरीके से मैं कुछ आपको विशेष बताता हूँ। आस, जैसे कि मीठा में आस प्रत्यय जोड़ने से मिठास हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर मीठा में आई प्रत्यय लगाते हैं और मिठाई भाववाचक संज्ञा बना देते हैं, लेकिन मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पर भाव का बोध नहीं हो रहा है। मिठाई तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठाई की वहाँ संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। अगर हम मिठाई का नाम लेंगे कि कौन सी मिठाई है, कि मावे की मिठाई है या बंगाली मिठाई है, इस प्रकार से मिठाई का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन हम मिठाई का नाम नहीं लेंगे और केवल मिठाई कहेंगे, जिससे संपूर्ण जाति का बोध होगा और वो जातिवाचक संज्ञा होगी। इसलिए कुछ लोग अज्ञानता के कारण मिठाई को भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, बताते हैं, लेकिन मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। आप इन्हें भाववाचक संज्ञा को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। यह संज्ञा से संबंधित मैंने संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा के भेद, भाववाचक संज्ञा मैंने आज जो पढ़ाया है,
आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उनका बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।